मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूं, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। तमाम जो साथी चुनाव लड़ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं। राजनीतिक गुरु डूंगरराम जी गेदर और परसराम जी भाटिया साहब मेरे लिए हमेशा से तत्पर रहे, उन्होंने मुझे सिखाया है। श्री गंगानगर के हम बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये किसी दलित की लड़ाई नहीं है, तमाम लोगों की लड़ाई है। इसलिए तमाम साथी कल गंगानगर पहुंचे और 90 लाख से ज्यादा लोगों के वोट काट दिए गए। किस प्रकार से ईवीएम में गड़बड़ियां पाई गई और किस प्रकार से देश का चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली बनकर काम करता हुआ नजर आया। और केवल अडानी और अंबानी ही मजबूत हुए हैं। देश का युवा नौकरी के लिए सड़कों पर लाठियां खा रहा है। महत्वाकांक्षा एक अच्छी बात है, लेकिन धरातल पर रहकर पार्टी के लिए काम करना मेरी प्रथम प्राथमिकता है। जो जनता का प्रतिनिधि होता है, जो सहज सरल होना चाहिए। देखिए, राजनीति जो है ना, वो आम जनता की सेवा के लिए होती है। आपने समय का दुरुपयोग किया है, कल समय आपको इसका जवाब भली भांति देगा। तो बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता जो है वो 2 मिनट से ऊपर देश के मुद्दे पर बोल नहीं सकता है। नमस्कार, आज हमारे साथ खास मुलाकात में सूरतगढ़ से घड़साना पहुंचे हैं योगेश मेघवाल। आपको बता दूं, युवा कांग्रेस के अंदर प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी है, साथ ही प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी भी इनको सौंपी गई है। आज हम जानेंगे घड़साना दौरे को लेकर किस नजर से ये देखते हैं। योगेश जी, स्वागत है। सबसे पहले रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस इंटरव्यू के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और घड़साना दौरे को लेकर जो आपने बात कही है, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूं, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। और कांग्रेस पार्टी की रीति और नीति को एक एक परिवार के अंदर पहुंचाने का जो काम आदरणीय राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हम सभी को सौंपा है, उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मैं मेरे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के सभी क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं, जिसमें हम हमारे कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो साथी हैं, हमसे जो मिलने वाले आम कार्यकर्ता हैं, उनके बीच जाएंगे। और जिस प्रकार से देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान को खत्म किया जा रहा है, उसे बचाने की लड़ाई हम लड़ने का काम कर रहे हैं। योगेश जी, पार्टी ने दो जिम्मेदारी आपको सौंपी है और एक कम उम्र के अंदर इस प्रकार से प्रदेश का नेतृत्व करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। किस प्रकार से निर्वहन किया जा रहा है, किस प्रकार से आप कह रहे हो कि भाजपा की जो नीतियां हैं, और आपका कैसा प्रहार है? देखिए, जिस प्रकार से आपने बात कही, प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश सचिव की नियुक्ति मिलना, कांग्रेस पार्टी हमेशा से कार्यकर्ताओं को संबल प्रदान करती रही है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ग्रास रूट पे कार्यकर्ता जो काम करता है उसे आगे लाने का काम करती है। मेरे साथ में कोई राजनीतिक परिवार नहीं है। मेरा परिवार बिल्कुल साधारण परिवार है, जिसका कोसों तक राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन मैंने कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम किया और मेरे क्षेत्र के अंदर मैंने हमेशा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और उसी का ये नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे ये दायित्व सौंपा। वर्तमान में युवा कांग्रेस के चुनाव भी चल रहे हैं और मैं मेरे जितने भी युवा साथी हैं उन सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप युवा कांग्रेस के चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। तमाम जो साथी चुनाव लड़ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं। जीते भले कोई भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे मजबूत होगी और आमजन के बीच एक मैसेज जाएगा। रही दूसरी बात कि बीजेपी किस प्रकार से देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर रही है। देखिए, देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उन पर पूरी तरह से खतरा मंडरा रहा है। उसका ताजा उदाहरण अभी हम पश्चिम बंगाल के अंदर हुए चुनावों को लेकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर 90 लाख से ज्यादा लोगों के वोट काट दिए गए, किस प्रकार से ईवीएम में गड़बड़ियां पाई गई और किस प्रकार से देश का चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली बनकर काम करता हुआ नजर आया। तमाम जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया थी, उस चुनावी प्रक्रिया को बीजेपी ने पूरी तरह से हाईजैक किया और वहां पर इस प्रकार से चुनाव लड़ा गया कि साफ साफ नजर आ रहा था कि देश के अंदर लोकतंत्र नहीं, अब तानाशाही का राज है। और जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं की हरकतें हमने देखी, जिस प्रकार से उनका आचरण देखा, उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी देश के अंदर न केवल लोकतंत्र बल्कि देश के अंदर जो भाईचारा था, जो आपसी प्रेम था, उसे खत्म करने का काम भी कर रही है। देश के अंदर आज दलित सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। तो तमाम परिस्थितियां जो है वो देश को अधिनायकवाद की ओर लेकर जा रही है और बीजेपी
तानाशाही पूर्वक देश के अंदर तमाम संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर अधिनायकवाद लाना चाहती है। योगेश जी, जहां पर दलित अत्याचारों की आपने बात की और तानाशाही रवैये की बात की, तो वहां श्री गंगानगर का एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो हम देख सकते हैं। एक एमएलए जो भाजपा के एमएलए हैं जयदीप बिहाणी, उनके द्वारा एक एलएनटी के आईएन जगन्नाथ बेरवा, जिनके साथ इस प्रकार से मारपीट का जो प्रकरण है उसको लेकर आक्रोश भी है पूरे इलाके में। एक दलित समुदाय के बड़े चेहरे के रूप में आपकी पहचान मानी जाती है, राजस्थान के अंदर एक युवाओं में बड़ा चेहरा माने जाते हो। किस प्रकार से इस मामले को आपने देखा है और इस मामले को लेकर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रही? रमेश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं जिस अधिनायकवाद की, जिस तानाशाही की बात आपसे कर रहा था, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि देश में आज दलित सुरक्षित नहीं है। बीजेपी पूरी तरह से मनुवाद को देश के अंदर लादना चाहती है, और जो जयदीप बिहाणी की आप बात कर रहे हैं वो इसी सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी के ही विधायक हैं, और विवादों से उनका कोई नया नाता नहीं है। इनका विवादों से नाता बहुत पुराना है। इससे पहले भी ये अपने जनसेवा केंद्र के अंदर एक अरोड़ा बिरादरी से आने वाले डॉक्टर को बहुत बुरी तरीके से पीट कर सुर्खियों में आए थे। इन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारपीट की थी। तब से सिलसिला जारी है? बिल्कुल, तब से लगातार सिलसिला जारी है। जिस तरीके से उनकी आंख फोड़ी थी, ठीक उसी तरीके से एएन बैरवा के साथ इन्होंने मारपीट की, और इस प्रकार से षड्यंत्र जयदीप बिहाणी ने रचा। पहले उनके साथ मारपीट की, उनके कपड़े फाड़े, फिर उनको नए कपड़े पहनाए, और उनको मारपीट करने के बाद आप देखिए कि सत्ता का इतना दुरुपयोग किया कि उन तीनों सरकारी अधिकारियों को इन्होंने पुलिस से गिरफ्तार करवाया। तुरंत बाद ये कलेक्टर एसपी से मिलने पहुंचे, उन पर मुकदमा दर्ज करवाया, और अपनी सत्ता का इन्होंने दुरुपयोग किया। ये यही नहीं रुके, इनके साथ में विवाद इतने गंभीर जुड़े हुए हैं कि हम उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक विधायक जो जनता का प्रतिनिधि होता है, जो सहज सरल होना चाहिए, जनता के लिए उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन अभी देखेंगे आप इनके कई ऑडियो भी वायरल हुए हैं। राजनीति जो है ना, वो आम जनता की सेवा के लिए होती है। आम जनता के सरोकार राजनीति से जुड़े हुए होते हैं। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पद पर आने के बाद जनता का शोषण करेंगे। देश के अंदर लोकतंत्र है, ये देश संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा। बीजेपी और बीजेपी के विधायक कितनी मर्जी कोशिशें कर ले, इस देश को, इस संविधान को मिटाने की उनकी तमाम कोशिशें हैं वो नाकामयाब होंगी। और मैं इस मामले को लेकर ये कहना चाहता हूं कि कई ऑडियो जो वायरल हुए उनमें इनकी कितनी घटिया तरीके से बोल रहे हैं, तुम टाइम बांध लो, किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया होगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। विधायक जी, समय बड़ा बलवान है, और इसी दलित समाज के दिए गए वोटों से आप विधायक बने। आपका काम था कि आप जनता के सरोकार के लिए काम करें। अगर आपको कोई शिकायत थी अधिकारियों से, तो और भी रास्ते हैं। आप कलेक्टर को शिकायत करते, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री को शिकायत करते, आपकी सरकार है। लेकिन जिस प्रकार से आपने मारपीट की, आपकी कायराना हरकत, आपसे बड़ा कायर मैं आज के टाइम में किसी को नहीं मानता। आपसे बड़ा कायर कोई नहीं हो सकता कि आप अपने जनसेवा केंद्र, जनसेवा केंद्र नहीं, वो यातना केंद्र है, वहां बुलाकर आपने दलित अधिकारी से मारपीट की। ये तय रखिएगा और ये याद रखिएगा, समय करवट लेता है। बिल्कुल, आज आपने समय का दुरुपयोग किया है, कल समय आपको इसका जवाब भली भांति देगा। श्री गंगानगर की जनता ने आपको विधायक बनाया था, जनता के बीच रहकर जनता का काम करने के लिए, और बड़े सहज और सरल स्वभाव के अंदर जनता से मिलने के लिए। ये कलेक्टर से भिड़े, ये एसपी से भिड़े, ये एडीएम से भिड़े, लगातार लगातार भाषा शैली सामने आ रही है। ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, और इन्होंने अपनी भाषा शैली से जता दिया कि एक विधायक नहीं है, ये तो कोई गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जिस प्रकार से एक विधायक मैं मानता हूं, मैं, आप और भी विधायक लीजिए, सूरतगढ़ से आप कांग्रेस विधायक को लीजिए, डूंगर राम जी गेदर साहब को, इतना सहज सरल उनका व्यक्तित्व है। इससे पहले भी बहुत से विधायक रहे हैं, लेकिन कभी भी जनता के मुद्दों को लेकर इस प्रकार से, इस तरीके की घटिया रोची हरकत नहीं हुई। ये केवल एक दलित समाज की बात नहीं है, ये घटना कोई दलित समाज की बात नहीं है, ये तमाम समाजों के लिए एक चेतावनी है कि अगर ऐसे व्यक्ति जीतकर राजनीति में आएंगे तो राजनीति का स्वरूप पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। और इस मामले को लेकर कल श्री गंगानगर के हम बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मैं जितने भी सर्व समाज हैं, मेरे तमाम सर्व समाज के साथियों से ये निवेदन और ये आग्रह करना चाहूंगा, ये किसी दलित की लड़ाई नहीं है, ये किसी
स्वर्ण जाति या पिछड़े व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, तमाम लोगों की लड़ाई है और उस लड़ाई के अंदर आपकी आहुति बहुत जरूरी है। इसलिए तमाम साथी कल गंगानगर पहुंचे और ये जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है, एक अधिकारी के साथ जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार हुआ है, मानवता को बचाने की लड़ाई है। आप तमाम साथी बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचे और इस मानवता की लड़ाई में साथ दे, ताकि जयदीप बिहानी जैसे विधायकों को, इन लोगों को यह पता चले कि जनता अगर आपको जिताकर विधायक बना सकती है तो आपको रोड पर भी ला सकती है। गंगानगर का ये जो मामला है इसने पूरे प्रदेश को प्रभावित किया है, लेकिन एक प्रदेश की जिम्मेदारी होने के नाते मैं आपसे प्रदेश के अन्य बड़े ज्वलनशील मुद्दों के बारे में भी बात करना चाहूँगा। आज भाजपा की सरकार है राज्य में और केंद्र में, लेकिन आज भी बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। किसानों के मुद्दे हैं, पेयजल के मुद्दे हैं, सिंचाई पानी के मुद्दे हैं, नशे का सबसे बड़ा मामला है। आज नशा इस प्रकार की प्रवृत्ति हो चुकी है कि आज जो युवा पीढ़ी है वो नशे की दलदल में मतलब धंस चुकी है। अभी हाल ही में आप देखो रोजाना घटना घट रही है नशे को लेकर, बड़ी बड़ी मतलब जो है वो खेपे पकड़ी जा रही है, लगातार कार्रवाई हो जा रही है। क्या विपक्ष में मतलब अगर विपक्ष के हिसाब से बात करें तो किस प्रकार से आप इसमें मतलब जो है भूमिका निभा रहे हैं और क्या इन तमाम चीजों पर समाधान भी नजर आएगा? देखिए रमेश जी, आपने जो ये प्रश्न किया, वास्तव में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी अन्य दल की हो, सरकार का काम लोकतंत्र के अंदर होता है युवाओं के लिए बेहतर रोजगार की व्यवस्था करना, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करना, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं करना, किसानों के लिए एमएसपी का उचित मूल्य देना, उनको सिंचाई पानी समय पर मिले इसकी व्यवस्था करना, न्याय व्यवस्था का इतना शानदार तरीके से काम करना कि चाहे वो एक अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति हो उस तक न्याय पहुंचे, महिलाओं को सुरक्षा मिले। ये तमाम काम जो है वो सरकार से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन आपने देखा कि जब से, केवल आप या मेरी बात नहीं है, देश का प्रत्येक नागरिक इस बात से पीड़ित है, जब से बीजेपी की सरकार देश की सत्ता के अंदर आई है, केवल और केवल अडानी और अंबानी ही मजबूत हुए हैं। देश का युवा नौकरी के लिए सड़कों पर लाठियां खा रहा है, अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स नहीं है और मरीज दवाइयों के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। किसानों को एमएसपी के लिए, किसानों को सिंचाई पानी के लिए, किसानों को फसल बेचने के लिए बार बार धरना लगाना पड़ता है, उन्हें लाठियां खानी पड़ती है। बीजेपी के अंदर गुंडा राज इतना हावी है कि अगर हम बात करें तो बड़े बड़े शहरों में भी आज महिला सुरक्षित नहीं है, महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है, उनके रेप हो रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जगनलाल बेरवा जी का मामला ले लीजिए, जयदीप बिहानी के कहने पर तुरंत मुकदमा दर्ज होता है और उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आज दिनांक तक, घटना होने के 4 से 5 दिन बीतने के बाद में अभी तक जगनलाल बेरवा और उनके साथियों पर हुए जो कायराना हमला था उसके मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी किस प्रकार से देश के अंदर शासन कर रही है। बीजेपी देश को एक अंधेरे की तरफ लेकर जा रही है, देश को गुमराह करने का काम कर रही है। न किसान सुरक्षित है, न युवा सुरक्षित है। किसी भी जाति वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो जो देश के अंदर अपना हक रखता है, आज वो सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के अंदर गुंडाशाही हावी है, लेकिन बीजेपी ये भी तय मानकर चले कि जिस प्रकार से सूर्य का उदय होना जो है निश्चित होता है, उसी प्रकार से सूर्य अस्त भी होता है। बीजेपी को अगर देश के लोगों ने सत्ता सौंपी तो बीजेपी का काम यह था कि वो देश के लोगों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं करे, लेकिन बीजेपी के पास केवल और केवल एक ही काम है कि वो हमेशा कांग्रेस को कोसती है। मैं तो आपको दावे के साथ ये बात बोलता हूं रमेश जी कि बीजेपी के लोगों को अगर उनका इंटरव्यू शुरू होने से पहले ये बोल दिया जाए ना कि आप कांग्रेस के बारे में नहीं बोलेंगे, आप नेहरू परिवार के बारे में नहीं बोलेंगे, आप गाय के बारे में नहीं बोलेंगे, आप हिंदू मुसलमान के बारे में नहीं बोलेंगे, अगर इन 4-5 बिंदुओं के बारे में उनको मना कर दिया जाए ना, तो बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता जो है वो 2 मिनट से ऊपर देश के मुद्दे पर बोल नहीं सकता है। इनसे पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि आप बताएं कि अपने अपने जो 11-12 साल का शासनकाल है कितनी सरकारी नौकरियां दी। आपने रेलवे का भत्ता बैठा दिया, आपने प्रत्येक विभाग का प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया है, बिजली बोर्ड को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट हो रही है। यूपी के अंदर लोग किस तरीके से आपके स्मार्ट मीटर्स की रैलियां निकाल रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है। मैंने तो कई स्मार्ट मीटर उखाड़े और उनको वापस बिजली बोर्ड में जमा करवाया। लूटा जा रहा है लोगों को। आप स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देख लीजिए, आप तो मीडिया जगत के एक प्रसिद्ध
पत्रकार हैं और आप इन समस्याओं से रूबरू होते हैं, बिल्कुल योगेश जी। तो आपने देखा होगा कि कैसी परिस्थितियां देश के अंदर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूत सिपाही है, वो बीजेपी के अधिनायकवाद से डरने वाला नहीं है। हम मजबूती से देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और देश के अंदर संविधान और लोकतंत्र का शासन कायम होगा। बिल्कुल। मैं देख रहा हूं कि लगातार पिछले कई सालों से आपकी जो भूमिका है वो सक्रियता नजर आ रही है और मतलब बहुत कम समय में एक दलित चेहरे के रूप में आप उभर कर सामने आए हैं। पूरे प्रदेश में आपके दौरे रहते हैं, लगातार आप फील्ड पर उतरकर धरातल पर काम कर रहे हैं। क्या कयास लगाएं? जनता कह रही है कि लोकसभा सीट ऐसी की है, आप इस सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं, या फिर प्रदेश में जिस प्रकार से आपकी मतलब लगातार सक्रियता नजर आ रही है, तो क्या मायने हैं इस सक्रियता के? आपने बात कही चुनाव को लेकर, संगठन को लेकर। देखिए, राजनीति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक महत्वाकांक्षा के साथ जुड़ा होता है, बिल्कुल उसकी महत्वाकांक्षा होती है। मैं ये चाहता भी हूं कि प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर एक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन उससे कुछ जुड़ी हुई बातें भी हैं। मैं मानता हूं कि वो किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, उसे एक आम कार्यकर्ता बनकर काम करना चाहिए। उसे पार्टी की रीति नीति को आमजन के बीच पहुंचाने का काम करना चाहिए। और रही बात श्रीगंगानगर जिले से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने की, तो ये काम पार्टी का है, आम लोगों का है। मेरा काम है कि मैं इस क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर से बेहतर काम करूं, लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं के लिए उनकी आवाज बनूं, उनके लिए काम करूं। मैं युवाओं के रोजगार के लिए लड़ूं, मैं किसानों की एमएसपी के लिए लड़ूं, मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए लड़ूं। मैं देश के अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं, जो क्षेत्र के अंदर अव्यवस्थाएं हैं, सिंचाई पानी को लेकर जो अव्यवस्था है, रोजगार को लेकर जो अव्यवस्था है, उन अव्यवस्थाओं के लिए लड़ूं। और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस पार्टी मुझे जो निर्देश देगी, मैं उन निर्देशों का पालन करूंगा। कांग्रेस पार्टी को जैसा अच्छा लगेगा, वो तमाम निर्देश मेरे लिए सर्वोपरि होंगी। कांग्रेस का आला कमान जो तय करेगा, वो तमाम बातें ही हम सभी के लिए सर्वोपरि हैं। तो महत्वाकांक्षा एक अच्छी बात है, लेकिन धरातल पर रहकर पार्टी के लिए काम करना मेरी प्रथम प्राथमिकता है। मैं प्रथम और अंतिम कांग्रेस कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। कांग्रेस पार्टी का निर्देश ही सर्वोपरि है। मेरे जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, मेरे तमाम नेता और मेरे राजनीतिक गुरु डूंगरराम जी गेदर और परसराम जी भाटिया साहब मेरे लिए हमेशा से तत्पर रहे। उन्होंने मुझे सिखाया है कि आपको एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है, आपको जनता की आवाज उठानी है। तो मैं उनके दिशा निर्देशों पर चलते हुए काम कर रहा हूं और पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, आज आपने हमारे साथ रूबरू किया और तमाम दर्शकों के जो सवालों के जवाब है, निश्चित तौर पर इस बातचीत से काफ़ी चीज़ें साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। आप भी दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें और आप अपनी मीडिया की दबंग आवाज को यूं ही बढ़ाते रहें, क्योंकि बहुत कम लोग वर्तमान दौर में ऐसे हैं जिनका जमीर जिंदा है, जो वास्तव में मूल्यों की पत्रकारिता कर रहे हैं। तो आपको सैल्यूट है कि आप इस अधिनायकवाद के दौर के अंदर, इस तानाशाही के दौर के अंदर जो पत्रकारिता के मूल्य हैं उनको जिंदा रखे हुए हैं, और यही वास्तविक पत्रकारिता है। आपका बहुत बहुत आभार, आपको धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय लोकतंत्र। शुक्रिया योगेश जी। तो ये थे हमारे साथ आज योगेश मेघवाल। सूरतगढ़ से गढ़साना इनका आज प्रमुख दौरा रहा है। यूथ कांग्रेस के चुनाव है, चुनाव में लगातार सक्रिय भूमिका नजर आ रही है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश सचिव और प्रदेश प्रवक्ता की जो दो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारियों को बड़ी ही ईमानदारी के साथ और युद्ध स्तर पर जो है वो निर्वहन कर रहे हैं। दलित चेहरे के रूप में एक बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। युवाओं के साथ एक बड़ी पहचान है इनकी, और इसके साथ ही सर्व समाज का सबसे बड़ा जो भरोसा इन्होंने जीता है और पिछले कई दिनों से इनकी सक्रियता है, उस पर कयास भी लगाए जा रहे हैं। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। अब योगेश मेघवाल ने बड़ी ही सावधानी के साथ पासा पलटते हुए इन्होंने ये कह दिया है कि मैं तो पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, एक अंतिम छोर का कार्यकर्ता हूं, लेकिन इस प्रकार के अंतिम छोर के कार्यकर्ता ही एक दिन सक्रिय रूप से उस ऊंचाइयों तक जाते हैं और उस नाम पर ये पहुंचते हैं। फिलहाल योगेश मेघवाल का जो सफर है वो इस समय लंबा है और इस सफर पर ये संघर्ष के साथ आगे बढ़ चुके हैं। अब आने वाले समय में
योगेश मेघवाल की राजनीतिक करवट क्या होती है, किस प्रकार से आला कमान की जो नजर है इस प्रकार के धरातल के कार्यकर्ता पर कैसे बढ़ती है, ये तमाम चीजें अभी देखना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।